आतिश न्यूज देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है मंगोलिया का एक पुरअसरार शहर जो ना तो मुआशी तौर पर कोई अहमियत का हामिल है और ना ही सियासी तौर पर। आपसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मंगोलिया या मंगोलिस्तान एशिया में वाक़या एक मुल्क है जो ना तो ज्यादा मुआशी तौर पर मुस्तहिकम है और ना ही सियासी तौर पर कोई अहमियत रखता है। ये एक वसीओ अरीज मुल्क है लेकिन इसकी आबादी इंतहाई कम है। मंगोलिया चीन और रूस के दरमियान एक जमीन बंद मुल्क है। इसके शमाल की जानिब रूस और जनूब की जानिब चीन वाक़या है। मुल्क के शमाल मशरिक हिस्सों में बहुत से पहाड़ हैं। जनूबी हिस्से में सहराए गोबी है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस रेगिस्तानी इलाके की तारीख बहुत दिलचस्प है। इस जमीन ने दुनिया के सबसे बड़े फातहीन चंगेज खान और हलाकू खान, बरका खान और कुबलाई खान और तैमूर लिंक जैसों को जन्म दिया। जनूबी एशिया और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर मंगोल हुक्मरानी कायम की। लेकिन हमारा आज का मौजू इनमें से कोई फतहीन नहीं है, बल्कि आज की इस तहरीर में हम मंगोलिया के एक शहर की बात करेंगे जो सदियों से रहने वाले यहाँ के बशिंदों में डर और खौफ फैलाता है। हारहूतो नामी ये शहर आखिर किस मखलूक की अमाजगाह है? क्या यहाँ कोई देवमलाई कुव्वत रहती है? और मंगोलिया इस शहर में कदम क्यों नहीं रखता? इस शहर से मुतल्लिक इस किस्म के पुरअसरार सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। आज हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं इसको हारहूतो कहा जाता है, जिसके खंडरात मंगोलिया में फैले सहराए गोबी के वस्त में पाए जाते हैं। हारहूतो का मतलब है शहर स्याह यानी काला शहर, जबकि मंगोलिया के कुछ लोग उसे काला पानी भी कहते हैं। ये शहर ममनुआ है और मकामी बशिंदे इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। मंगोलिया की आवाम ने इस खबर से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की बातें पाई जाती हैं। इनका कहना है कि यहाँ की मिट्टी से मखसूस किस्म की बू आती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की फजा में मासूम बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। वहीं कुछ लोग कहते पाए गए हैं कि उन्होंने इस इलाके में बहुत सी कटी फटी और उधरी लाशें भी देखी हैं। इसलिए इस शहर में सियाहों का आना तो दूर की बात, लोग इस शहर के करीब आने से भी डरते हैं। सदियों पहले असेब ज़दा और वीरान कहलाया जाने वाला ये शहर एक जीता जागता जिंदगी से भरपूर और पुररौनक शहर हुआ करता था। इस शहर के बशिंदे बिला तहजीब और दौलतमंद थे। इसके अलावा शहर के साथ साथ दरिया भी बहता था। यहाँ की जमीन भी काफी जरखेज थी। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया कि शहर खंडरात में बदल गया, जो आज मंगोलिया में इबरत के नाम के लिहाज से मशहूर है। प्यारे साथियों, तारीख के अराक बताते हैं ये शहर सन 1032 में बसाया गया था। उसे यहाँ बसने वाली मशहूर चीनी कौम किंग गोड ने आबाद किया था। ये शहर दरियाए इंजन के करीब था, जबकि दुनिया के कदीम तरीन तजारती रास्ते शहराए रेशम से गुजरने वाले काफले को भी यहाँ से गुजरना पड़ता था। शहराए रेशम के करीब तरीन होने के बावजूद ये लोग तजारत से वाबस्ता नहीं थे, बल्कि ये लोग यहाँ से गुजरने वाले मुख्तलिफ काफलों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात जैसे कि खाना, पानी और आराम फराहम करके अपना गुजर बसर करते थे। सन 1226 में चंगेज खान ने इस शहर पर कब्जा करके इसको फतह कर लिया, जिसके बाद ये शहर तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। शहर की इंतजामिया और यहाँ की शान और शौकत के बारे में मशहूर सियाह मार्को पोलो ने भी अपने सफरनामे में बात की है। इस दौर में ये शहर अडरना कहलाता था, जिसकी दीवारें बेहद मजबूत थी। यहाँ आपको चीनी और मंगोल सकाफत का एक तो इम्तियाजी रंग नजर आता है। बाद अज़ा कुबलाई खान की कयाम करदा सल्तनत योवानियत पसनी में शहर को एक खास मुकाम हासिल था। कुबलाई खान ने सन 1260 में चीन के शाही तख्त पर कब्जा करके वहाँ 34 साल तक
حکومت کی۔ اس دوران وہ ایک ایسے فتح کے نام سے مشہور ہوا جو ثقافت کا شوق بھی رکھتا تھا، لیکن اسے اپنی خاندانی صحت کا بھی خیال رکھنا تھا۔ دوستو، کبلائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ وہ چنگیز خان جو امن کی کوششوں کے بجائے جو اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے لیے بہت مشہور تھا۔ 13ویں صدی کے اول تک چنگیز خان کی سلطنت اتنی بڑی سلطنت بن چکی تھی، اتنی بڑی سلطنت بر اعظم ایشیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی آج تک دیکھی ہے۔ تاہم کبلائی خان نے لطف اور سوچ سمجھ کر حکومت چلانے والے حکمران کی ساخت بنائی۔ اس کے نانا کی قتل و غارت گری سے قدرن مختلف تھی، لیکن ایسا اچانک نہیں ہوا تھا۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 میں ہوا تھا۔ جانشینوں کے بعد ان کے پوتے کبلائی خان کی باری آئی کہ وہ فتوحات کے مشن کو آگے بڑھائے۔ 1261 میں تخت پر تقریباً 1/3 سے زیادہ قابض رہنے کے بعد کبلائی خان نے یوان خاندان کی حکومت کا باضابطہ طور پر اعلان کیا۔ غیر معمولی طور پر اس نے اپنا لقب گرینڈ خان یعنی عظیم خان ہی رکھا، جسے چاہے برائے نام ہی صحیح، لیکن یوریشیا نامی سلطنت میں دوسروں کے خاندانوں میں اس کا اثر و رسوخ قائم رہا۔ یہ شہر چین سے بھاگے ہوئے منگولوں کا گڑھ تھا۔ بڑے بڑے منگول سردار نے چین میں اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد یہاں پڑاوا کیا۔ وہ ایک بار پھر چین پر حملے اور اس پر حکمرانی کرنے لگے۔ یہ سب معلوم ہونے کے بعد چین میں منگ حکومت کے بادشاہ نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ٹھان لی۔ 13 لاکھ پر مشتمل ایک بھاری لشکر اس شہر کی طرف روانہ کیا۔ اس شہر کا سپہ سالار خار باتور تھا۔ وہ خود ایک منگول تھا۔ خار باتور نے چینی فوج کی سخت مذمت کی اور جب چینی فوج اس شہر میں داخل نہ ہو سکی تو انہوں نے یہاں سے گزرنے والے دریا ایجن کا رخ موڑ دیا، جس کی وجہ سے یہاں کے شہری پانی کے قطرے قطرے کو ترس گئے اور جب سے شہر میں خوراک کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا تو یہاں کیسے خار باتور نے اپنے تمام اہل خانہ کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ یہاں کے باسیوں نے چینی فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے۔ چینی جو کہ منگولوں سے سخت نفرت کرتے تھے، انہوں نے اس شہر کے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور جانوروں کو ذبح کر دیا۔ آپ تصور کریں، آج تک یہ شہر غیر آباد ہے۔ یہاں کی باقیات ظلم کی وہ داستان بیان کرتی ہے جو چینی فوج نے منگول شہریوں پر ڈھائے تھے۔ خوف کا یہ عالم ہے، آج بھی منگولیا کے باسی اس شہر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتے اور اس شہر سے طرح طرح کی دیو ملائی کہانیاں جوڑی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگول قوم ایک ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھوڑ سوار، جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔